नमस्कार विद्यार्थियों। एमपीपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस की एक ऐसी क्लास जिसमें मेंस की हम आंसर राइटिंग पर भी फोकस करेंगे और प्रीलिम्स के हम फैक्ट पर भी फोकस करेंगे और एक टॉपिक को जो है कम्प्लीटली क्या करेंगे, तैयार करेंगे। बाद में जो है उससे संबंधित हम आंसर राइटिंग के लिए आपको प्रश्न भी देंगे और प्रीलिम्स के फैक्ट भी जो है आपको इसी टॉपिक में क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। साथ ही साथ में क्या हो जाएगा, आपका टॉपिक भी तैयार हो जाएगा। तो चलिएगा अपने क्लास की जो है शुरुआत करते हैं। आज हम जिस टॉपिक को जो है करने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत कच्छप घात राजवंश। एक एक करके पूरी चीज़ें देखेंगे। यकीन मानिए ध्यानपूर्वक क्लास को अंत तक देखिएगा। पूरा टॉपिक जो है आपकी क्या आ जाएगा, अंगुलियों में आ जाएगा। इसके बाद चाहे प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो वो भी आप सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वो मेंस के क्वेश्चन हो वो भी सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं तो। चलिएगा देखते हैं चीज़ों को और करते हैं। जानकारी के लिए बता दें, अगर आप जो है ये पीडीएफ चाहते हैं क्लास का, अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो ये कहाँ पर मिलेगा, यह पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में जो है क्या कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। वहाँ से आप क्या कर पाएंगे, इसको जो है मतलब ले पाएंगे और इसे जो आप चाहें तो नोट्स बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, अपना पढ़ सकते हैं तो पढ़ने के लिए भी हो जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। चलिएगा हम बात करते हैं कच्छप घात राजवंश की। ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। थोड़ा सा मैप अगर पहले देख लें, ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाला क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र देख पा रहे हैं, अगर ये वाला क्षेत्र यहाँ देख पा रहे हैं तो ये कौन सा क्षेत्र है, कच्छप घात राजवंश का क्षेत्र है। यहाँ पर क्या किया है, कच्छप घात राजवंश ने जो है शासन किया है। एक एक चीज़ें जो है आपको क्या हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। चलो देखते हैं और समझते हैं। थोड़ा सा मैं आपको क्या करता हूँ, इसका बैकग्राउंड बताता हूँ ताकि चीज़ें आपको जो क्या है और आसानी से समझ में आ पाएँ। ठीक है, यहाँ पर जो है देखिएगा सबसे पहले क्या होता था, गुर्जर प्रतिहारों का जो है शासन हुआ करता था। किसका शासन होता था, गुर्जर प्रतिहारों का जो है मालवा क्षेत्र में शासन था। और यह जो कच्छप घात वंश का जो यहाँ पर शासन था, किसका, कच्छप घात वंश का जो शासन था, कच्छप घात वंश का शासन था। इन्होंने कुल मिलाकर के 10वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक क्या किया हुआ है, इन्होंने शासन किया हुआ है। तो शुरुआत में जो है ये गुर्जर प्रतिहारों के क्या हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे। सामंत आप जानते हैं ना, मतलब जिनके जो है अधीन होते थे। तो कच्छप घात वंश के शासक शुरुआत में क्या होते थे, गुर्जर प्रतिहार वंशों के क्या होते थे, सामंत होते थे। कच्छप घात वंश में एक शासक आता है जिसका नाम है वज्रदामन। क्या नाम है, वज्रदामन जो है एक शासक आता है और ये क्या करता है, गुर्जर प्रतिहार शासक जो होता है एक, जिसका नाम है विजयपाल। क्या नाम है, विजयपाल, उसको क्या कर देता है, पराजित कर देता है। और जो प्रतिहारों के कभी ये अधीन हुआ करते थे उनके बाद से क्या हो जाते हैं, ये स्वतंत्र हो जाते हैं। तो वज्रदामन जो है क्या करता है, स्वतंत्रता घोषित करता है और इसे क्या कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक जो है कहा जाता है। ठीक है, परंतु शीघ्र ही जो है चंदेल वंश का एक शासक रहता है जिसका नाम है धंगदेव। ठीक है, और धंगदेव का ही बेटा था कौन, विद्याधर चंदेल। धंगदेव ने जो है इनके ऊपर आक्रमण किया। तो यहाँ से तो ये मुक्त हो गए प्रतिहारों से, लेकिन शीघ्र ही क्या हो गए, यह चंदेलों के जो है सामंत बन गए। तो एक परिचय के रूप में मेंस में कह सकते हैं क्या, कि कच्छप घात राजवंश मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में जो है शासन करने वाला एक वंश था जिसने 10वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक शासन किया। जो प्रारंभ में क्या होते थे, इसके प्रारंभिक शासक जो है प्रतिहारों के सामंत थे, परंतु वज्रदामन द्वारा जो स्वतंत्र होने के पश्चात यह बाद में क्या हो गए, चंदेलों के सामंत हो गए। चलिएगा एक एक चीज़ें देखते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कच्छप घात का वास्तविक अर्थ क्या होता है, अर्थात इस वंश को जो है कच्छप घात क्यों कहते हैं। तो इसके जो है दो मतलब हैं, कितने मायने हैं, इसके दो मायने हैं। एक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कछुआ देख पा रहे हैं, दूसरा आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, कुछ तलवारें सी बनी हुई हैं। ठीक है, तो इसका अगर शाब्दिक अर्थ की बात किया जाए तो ऐसा कहते हैं कि एक क्षेत्र हुआ करता था, उस क्षेत्र में जो बहुत सारे क्या पाए जाते थे, कछुआ पाए जाते थे। तो उन कछुओं का जो है शिकार करने वाली जो जाति थी उसे क्या कहा गया, कच्छप घात कहा गया। कच्छप का मतलब क्या होता है, कछुआ होता है। घात का मतलब क्या होता है, इसको जो है मतलब नष्ट करने वाला। लेकिन दूसरा अर्थ अगर ऐतिहासिक संदर्भ में देखा जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि एक जो है कछुओं का पालन करने वाली जाति होती थी। क्या होती थी, कछुओं का पालन करने वाली जाति होती थी। ऐतिहासिक संदर्भ क्या कहता है कि कछुओं का पालन करने वाली जाति होती थी। उन कछुओं का पालन करने वाली जाति का यानी कच्छप घात, कच्छपों का जो है मारने वाले क्या कहलाए,
कच्छप घात वंश जो है कहलाया हुआ था। यानी कच्छप यहाँ पर क्या है, एक जो है व्यक्ति से मतलब है, और यहाँ पर जो है कच्छप का मतलब किससे है, कछुआ से है। तो शाब्दिक अर्थ तो ये होता है कि कछुओं का जो है शिकार करने वाली या उनको मारने वाले लोग जो होते थे वो क्या कहलाए, कच्छप घात कहलाए। लेकिन ऐतिहासिक संदर्भों में अगर देखेंगे तो कच्छप जाति का जो है अंत करने वाले लोग क्या कहलाए, कच्छप घात कहलाए। तो क्या नाम का मतलब समझ पाए। देखिएगा शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो कच्छप का मतलब होता है, कच्छप का मतलब कछुआ, घात का मतलब होता है मारने वाला, अर्थात कछुओं के नाशक जो थे वो क्या कहलाए, कच्छप घात कहलाए। लोक कथाओं में इन्हें क्या कहा गया है, कछुओं का जो है नाशक कहा गया है। दूसरी बात करें अगर ऐतिहासिक संदर्भ में देखेंगे तो इसमें कहा गया है कि इस क्षेत्र में पहले से शासन कर रहे कच्छप यानी कि कछुआहा कबीले को पराजित कर सत्ता स्थापित की किसने, कच्छप घात लोगों ने। अभिलेखों में इन्हें क्या कहा गया है, कच्छप अरि कहा गया है। ठीक है, क्या कहा, अरि का मतलब क्या होता है, शत्रु होता है। यानी कच्छपों के जो है शत्रु, यानी कछुआहा को जो है अंत करने वाले लोग जो क्या कहलाए, कच्छप घात कहलाए। कोई भी हो, आपको क्या है मतलब समझ में आ गया, शाब्दिक अर्थ ये है और ये है, आपको परिचय के रूप में देखना है। ठीक है, यह राजवंश जो है कब से कब तक शासन करता है, तो आप क्या कहेंगे, यह राजवंश जो है 10वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक जो है मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में क्या रहा, सक्रिय रहा। ठीक है, चलिएगा, बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट व्यवस्थित है, आप क्या कीजिएगा, इसका उपयोग कीजिएगा। अब देखते हैं जो कच्छप घात वंश था मध्य प्रदेश में, इसकी कितनी शाखाएं रही हैं, तो क्या कहेंगे आप, सर इसकी 3 शाखाएं जो रही हैं। कितनी शाखाएं रही हैं, कच्छप घात वंश की 3 शाखाएं रही हैं। कौन कौन सी, पहली शाखा जो है आपकी सिंघोनिया शाखा, जो सबसे महत्वपूर्ण शाखा है जिसे हम पढ़ने वाले हैं, वो कौन सी शाखा है, सिंघोनिया शाखा, जो कि कहाँ पर विस्तृत थी, ग्वालियर, और बाद में जो है मुरैना में, पहले शुरुआत में जो है मुरैना में थी, और बाद में जो महिपाल जैसे शासक हुए यहाँ के, पद्मपाल और महिपाल, उन्होंने ग्वालियर को जो है राजधानी क्या कर लिया था, स्थानांतरित कर लिया था। यानी कि ग्वालियर और जो है मुरैना वाला क्षेत्र क्या था, सिंघोनिया शाखा थी। नरवर शाखा थी जो कि शिवपुरी जिले में थी, और एक थी देवकुंड शाखा, या इसी को कह दिया जाता है क्या, दूबकुंड शाखा भी जो है इसी को कह दिया जाता है, क्या कहते हैं, दूबकुंड शाखा भी कहते हैं। ये कहाँ पर थी, श्योपुर में। 3 जिलों में ध्यान रखना, एक श्योपुर में शाखा हो जाएगी, एक जो है मुरैना ग्वालियर में हो जाएगी, और एक जो कहाँ पर हो जाएगी, शिवपुरी में हो जाएगी। 3 जो है शाखाएं क्या है इनकी होती थी। शुरुआत में इनकी राजधानी क्या थी, सिंघोनिया जो है इनकी क्या थी, शुरुआत में राजधानी थी, और बाद में जो है ग्वालियर क्या हो गई, राजधानी स्थानांतरित हो गई। आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिएगा जो सिंघोनिया है, ये सिंघोनिया जो कभी इनकी राजधानी होती थी कि इनकी कछुआहों की, किस नदी के किनारे स्थित है, तो आसन नदी के किनारे जो है स्थित है। भूगोल में देखोगे तो आसन नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, पगारा बांध जो है बना हुआ है। कौन सा बांध, पगारा बांध जो है बना हुआ है। और जो ग्वालियर है, इसका नाम जो है दैत्यवक्र को मारने वाले गोपाल के नाम पर बना हुआ है। दैत्यवक्र एक राक्षस होता था, उसके नाम पर जो है ग्वालियर का नामकरण है। चलिएगा, अगली बात कर लेते हैं। अब जो है हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, जो कछुआहा वंश है इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो आप कहेंगे इसकी जानकारी के जो है हमें 4 स्रोत जो है देखने को मिलते हैं। ध्यान रखना, अगर मुख्य परीक्षा लिखते हो, अगर अभिलेखी प्रमाण नहीं देते हो तो आंसर आपका जो है थोड़ा सा अधूरा रहता है। तो कम से कम 2 प्रमाण जरूर दिया करिएगा आप जो है उत्तर में, यदि आपका खासतौर से 7 नंबर का उत्तर हो चाहे 10 नंबर का उत्तर हो। तो एक 7-6 आपका कौन सा जो है, सास बहु मंदिर अभिलेख है। ठीक है, अब देखिएगा, सास बहु मंदिर अभिलेख, ये लोग क्या करते थे, मंदिर बनवाते थे। जो कछुआहा वंश के शासक है मंदिर बनवाते थे, और मंदिर में जो है एक बोर्ड लगवाया जाता है, बोर्ड में जो है लिखा जाता है किसके द्वारा बनवाया गया, किसके द्वारा वो किया गया। तो ऐसे जो है वो अभिलेख हो जाते हैं, चूंकि कुछ लिखा हुआ है कठोर सतह पर तो क्या हो जाएंगे, अभिलेख हो जाएंगे। तो सास बहु मंदिर अभिलेख जो है, इसमें क्या मिलता है, कछुआहा वंश की जो है वंशावली देखने को मिल जाती है। ठीक है, पहली बात ध्यान रखना, सास बहु मंदिर अभिलेख कहाँ पर है, ग्वालियर में। अभी बहुत डिटेल में इसको देखेंगे, और इससे क्या होती है, कछुआहों की वंशावली प्राप्त होती है। दूसरा जो अभिलेख है वो कौन सा है, आप कहेंगे सिंघोनिया अभिलेख है, जो कि मुरैना में है, और यहाँ से क्या होता है, प्रारंभिक शासकों की जो है जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा अभिलेख है 64 योगिनी व काकन मठ है अभिलेख है। इसमें जानकारी क्या मिलती है भाई, मंदिर में जो कुछ भी है तो उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाता है। किसी ने मंदिर बनवाया हुआ है तो पता चलता है ना कि वह जो है स्थापत्य का शौकीन था, धर्म की जानकारी उससे मिल जाती है। वही जैसे शैव धर्म का मंदिर बनवाया तो क्या कहेंगे कि वो शासक शैव धर्म का नहीं तभी तो बनवाएगा ना, ऐसे थोड़ी ना बनवाएगा। ठीक है, और जो है चौथा जो 7 हो जाएगा आपका रूबक साहित्य। 2 नंबर में अगर प्रश्न आ गया तो क्या करोगे, तो रूबक साहित्य क्या बताओगे कि समकालीन ऐतिहासिक ग्रंथ है, इसमें जो है इस वंश की जानकारी मिलती है। तो क्या कहोगे कि कछुआहा वंश की समकालीन जानकारी का ऐतिहासिक या साहित्यिक जो स्रोत है वो क्या है, रूबक साहित्य है। ये 4 जो क्या हो जाएंगे आपके प्रमाण हो जाएंगे जहाँ से इनकी जानकारी मिलती है।
मेंस में 10 मार्कर के जो है इंट्रोडक्शन में इन स्रोतों का उल्लेख जो है उत्तर को क्या बना देता है, प्रमाणिक बना देता है। तो मतलब कि आंसर राइटिंग में डालना होता है जरूर। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर शासक जो है, देख लेते हैं कौन कौन से शासक हुए हैं, किसमें कौन कौन से शासक हुए हैं। इसके अंतर्गत जो कछवाहा वंश है, इसमें जो सबसे पहला शासक ध्यान रखना है आपको, लक्ष्मण ध्यान रखना। और लक्ष्मण ने क्या किया हुआ था, लक्ष्मण ने क्या किया हुआ था तो क्या बताएंगे, सबसे जो पहला शासक ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है आपको जो है लक्ष्मण ध्यान रखना है, ठीक है। और लक्ष्मण जो क्या है, इसका क्या है, संस्थापक है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, संस्थापक हो जाएगा। दूसरा शासक कौन है, वज्रदामन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के लिए आपसे जो है पूछा जा सकता है। वज्रदामन जो है इसकी उपाधि थी कच्छप घात वंश तिलकम, जो है क्या थी इसकी उपाधि थी, अभी देखेंगे आगे। इससे क्या कहते हैं, वास्तविक संस्थापक कहते हैं। क्यों कहते हैं वास्तविक संस्थापक, क्योंकि ये शुरुआत में क्या थे, गुर्जर प्रतिहार वंश के जो है प्रतिहारों के क्या थे, सामंत थे। और 977 में जो क्या किया था इसने जो है प्रतिहार शासक क्या किया था, विजयपाल को, प्रतिहार शासक जो है विजयपाल को क्या किया, पराजित कर दिया और उनसे जो है अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। लेकिन आगे चल करके क्या हुआ, चंदेल शासक धंग द्वारा जो है स्वयं पराजित हुआ और उनकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। तो वास्तविक संस्थापक ध्यान रखना किसे कहते हैं, कछवाहा वंश का। ये कहाँ के शासक हैं तो ध्यान रखना सिंघोनिया शाखा के हैं और कहीं के नहीं हैं। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं। अगला शासक है मंगलराज, आप 2 नंबर में का। अब देखिएगा कोई भी शासक जैसे क्या आ जाता है, 2 नंबर में आ जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, 2 नंबर में आ जाता है तो आप क्या बताएंगे, कुछ भी नहीं अगर पता है तो पहली बात जो है वंश तो पता है ना, जैसे इस वंश में पढ़ रहे हैं तो पता चल जाएगा ना किस वंश का शासक है। अगर इस वंश का है तो ये भी पता होगा किस क्षेत्र में इनका क्या रहा है, शासन रहा है, ठीक है, ये भी पता होगा। अब जो है तीसरी बात हमें क्या करनी है, बतानी है। तो हम क्या कर सकते हैं, तीसरी बात जो है राजधानी बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, राजधानी। या फिर जो है हम स्रोत बता सकते हैं कि वहाँ से जानकारी कहाँ से मिलती है। तो आप बताइए ना कि जो सास बहु मंदिर अभिलेख है, कौन सा है, सास बहु जो मंदिर अभिलेख है, उसमें अगर वंशावली इनकी मिलती है, क्या मिलती है, वंशावली मिलती है, तो फिर इस वंश का भी नाम मिलता होगा। तो स्रोत के रूप में क्या कर सकते हैं, सास बहु मंदिर अभिलेख ऐसे लिखा जाता है। कुछ भी जानकारी नहीं पता फिर भी क्या कर सकते हैं आप, 2 के 2 नंबर ले सकते हैं। बस इतना पता है कि कहाँ पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं बनता है। तो आप बताइएगा कि ये वज्राधिमन के उत्तराधिकारी हुए और जो है इनका बेटा ये था, ऐसे ही बता सकते हैं जब कुछ भी जानकारी नहीं होती है। अगला शासक है कीर्तिराज, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है ये, अभी इनको अलग से भी पढ़ेंगे, बड़ा बड़ा करके मतलब डिटेल में भी पढ़ेंगे। कीर्तिराज देखिएगा ये क्या था, चंदेल राजा जो विद्याधर था उसका बहुत बड़ा विश्वास पात्र था। क्या था, बहुत बड़ा विश्वास पात्र था। चंदेल राजा विद्याधर के साथ में क्या किया, महमूद गजनबी से जो है युद्ध किया, उसकी मतलब सेना का नेतृत्व किया। एक बहुत जो है पराक्रमी शासक था। तो विद्याधर की तरफ से क्या किया, गजनबी की सेना से क्या किया, युद्ध किया। साथ ही साथ में विद्याधर के आदेश पर जो कन्नौज का प्रतिहार शासक था जिसका नाम था राज्यपाल, जिसने क्या किया था, महमूद गजनबी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, उसको क्या कर दिया, हत्या कर दिया। किसने की थी, कीर्तिराज ने। किसके कहने पर, विद्याधर चंदेल के कहने पर। और कीर्तिराज ने ही क्या किया था, मुरैना में जो है कासे कीर्तिराज कासे काकन मठ मंदिर, कौन सा मंदिर, काकन मठ मंदिर जो है बनवाया हुआ था। और ये जो काकन मठ मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। कौन सा मंदिर बनवाया हुआ था इन्होंने, जो है काकन मठ मंदिर जो है बनवाया हुआ था। काकन मठ मंदिर कहाँ पर है, मुरैना में है। इनकी दरअसल जो एक रानी थी, पत्नी थी इनकी, जिनका नाम था काकन देवी। क्या नाम था, काकन देवी। उनकी पूजा करने के लिए जो है बनवाया हुआ था। भाई राजा महाराजाओं का काम है और रानी को क्या भाई पूजा करना है, तो मंदिर नहीं था पास में तो क्या किया, बनवा दिया। और ये मंदिर जो है किससे संबंधित है, शैव धर्म से जो है संबंधित मंदिर है। किससे संबंधित है, शैव धर्म से संबंधित मंदिर है। और इस जो काकन मठ मंदिर की बात है, ये खास बात है, अभी देखेंगे आगे चल करके, उसकी इतना ध्यान रख लीजिएगा। अगला जो है मूल देव, ध्यान रखना। मूल देव जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। और ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने वाला जो क्या था, ये पहला शासक था जो पूर्ण रूप से क्या था, स्वतंत्र था। ना तो चंदेलों का संबंध था ना ही प्रतिहारों का संबंध था। क्यों, क्योंकि भाई कलचुरी शासक देखेंगे तो एक कलचुरी शासक है जिसका नाम लक्ष्मीकरण है। कौन सा कर्ण, लक्ष्मीकरण। और लक्ष्मीकरण जो है बहुत योग्य शासक रहता है, इसे हिंद का नेपोलियन भी कहते हैं। और इसने क्या किया, चंदेलों को जो है पराजित कर दिया। क्या कर दिया, चंदेलों को जो है पराजित कर दिया। विद्याधर जो है अब खत्म हो चुका है, तो चंदेलों की जो है मतलब कमज़ोर हो गई सत्ता। जब चंदेलों की सत्ता कमज़ोर हो गई तो क्या हो जाएगा, ये मूलदेव ने क्या कर दिया, अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। ठीक है, तो समझ लीजिएगा भाई, हिस्ट्री याद हो जाएगी, वरना रटते रटते जो क्या हो जाओगे, बहुत वो है।
देवपाल देखिएगा, इसके बाद में शासक आता है देवपाल। और देवपाल ने जो क्या किया था, खास बात से ध्यान रखना कि देवपाल इसलिए जाना जाता है कि इसने 64 योगिनी मंदिर बनवाया हुआ था। कौन सा मंदिर बनवाया हुआ था? 64 योगिनी मंदिर। ये भी जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है 64 योगिनी। 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना, कई जगह पर है। शहडोल में है, छतरपुर में है, जबलपुर में है, मुरैना में भी है। यहाँ का जो मंदिर है ये वृत्ताकार मंदिर है। जिस मंदिर को जो है देवपाल ने बनवाया हुआ था वो कैसा मंदिर है? वृत्ताकार मंदिर है। और इसी मंदिर की नकल करके क्या बना हुआ है, भारत का जो पुराना संसद भवन था, पुराना संसद भवन था, किसकी नकल पर बना हुआ है? इसी मंदिर की नकल पर जो है बना हुआ है। और अगर बात की जाए तो ये जो मंदिर है ना, ये किससे संबंधित? शाक्त धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? शाक्त धर्म से संबंधित है। कहो शाक्त धर्म, यही समझ में आया। चलिए देख लेते हैं। आपने जो है प्राचीन काल में जो है हिंदू धर्म के अंतर्गत पढ़े थे, ठीक है। एक पढ़ा था वैष्णव धर्म। कौन सा धर्म पढ़ा था? वैष्णव धर्म। एक पढ़ा था शैव धर्म और एक पढ़ा था शक्ति धर्म। शक्ति में क्या होता है? देवी की पूजा होती है। तो उन्हीं देवियों के लिए जो है क्या बनाया गया है? 64 योगिनी मंदिर बनवाया गया था। तो ये शाक्त धर्म से संबंधित है। किससे? शाक्त। शाक्त जिसमें जो है शक्ति की पूजा होती है। शक्ति की मुख्यतः 3 रूपों में पूजा होती है। यौन रूप में भी होती है, चंड रूप में भी होती है और जो है शांत रूप में भी जो है होती है। और ये जो मंदिर है ना, ये ध्यान रखना, ये तंत्र विद्या का भी केंद्र माना जाता है। किसका? तंत्र विद्या का भी केंद्र माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ठीक है, पद्मपाल जो है, पद्मपाल जो क्या करता है कि ग्वालियर में जो है मुरैना से जो है सिंघोनिया से शुरू होकर के, मतलब ये ग्वालियर की ओर क्या करता है? पलायन करता है। और ग्वालियर में जो है एक मंदिर के निर्माण की जो है नींव रखता है। उस मंदिर का नाम है सास बहू मंदिर के निर्माण जो है प्रारंभ करवाया। परंतु इसको जो पूर्ण करवाया तो किसने करवाया? महिपाल ने जो है। महिपाल ने पूरी तरीके से राजधानी ग्वालियर ले आया और यहाँ पर सास बहु मंदिर भी 1093 में क्या करवाया? पूरा करवाया। अब देखिएगा यहाँ पर सूर्यपाल शासक है तो अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय जो थे, जो भारतीय पुरातत्व शास्त्र के जो है पहले निर्देशक रहे हैं, कनिंघम, और पुरातत्ववेत्ता रहे हैं, वो कहते हैं ये सूर्यपाल नहीं सूरजसेन है। और ये वही सूरजसेन है जिसने ग्वालियर के किले का निर्माण करवाया था। लेकिन थोड़ा सा तार्किक दृष्टि से क्या है, बैठता नहीं है। क्योंकि जो सूरजसेन जिसने ग्वालियर दुर्ग का निर्माण करवाया था तो वो 5वीं से 6वीं शताब्दी का समय माना जाता, और इनका समय जो है 10वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य में है। तो कनिंघम महोदय को जो है शायद उस समय पर ये ज्ञान नहीं था। चलिएगा, सुलक्षण पाल जो है क्या रहता है? इसका अंतिम शासक रहता है, ठीक है। एवक का आक्रमण होता है, खत्म हो जाता है यहाँ पर ये। तो महिपाल ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। किस लिए? सास बहु मंदिर का निर्माण करवाया था। देवपाल किस लिए इम्पोर्टेंट है? 64 योगिनी मंदिर। मूलदेव प्रथम पूर्ण स्वतंत्र शासक। कीर्तिराज गजनवी से युद्ध। विद्याधर का सामंत। काकनमठ मंदिर। और जो है राज्यपाल की हत्या, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। चलिएगा अब जो है एक एक करके यहाँ पर देख लीजिएगा। भाई टाइम ज़्यादा तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन समझ में आना चाहिए। अगर समझ में आ जाए ना, मज़ा आ जाए, तो आप क्या करेंगे भाई साहब? वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट में भी बताना है, ताकि पता भी चलना चाहिए कि जो है चीज़ें अच्छी हैं हमारी, या मतलब अगर खुश हो तभी जो क्या करना, कमेंट करना। अगर खुश नहीं हो पाए पढ़ने में तो कमेंट मत करना, ठीक है, संकेत देना। चलिएगा, और पीडीएफ बाकी आपको बता चुका हूँ वहाँ पर। अब देखिएगा प्रारंभिक जो शासक हैं, प्रारंभिक शासक देख लेते हैं। सबसे जो पहला शासक है वो कौन है? लक्ष्मण है। इसने क्या किया था? राजवंश को जो है स्थापना की थी। और ये क्या था? गुर्जर प्रतिहार वंशों का क्या था? शुरुआत में जो है सामंत था। इसके बाद आगे चल करके दूसरा शासक कौन हुआ? आप कहेंगे वज्रदामन शासक हुआ, और इसे क्या कहते हैं? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। देखिएगा, पहले क्या थे? ये प्रतिहारों के सामंत थे, बाद में क्या बन गए? चंदेलों के सामंत बन गए। कैसे बने? देखिएगा, तो वज्रदामन ने जो क्या किया, गुर्जर प्रतिहार शासक विजयपाल को जो है पराजित कर दिया। तो प्रतिहारों से क्या हो गए? ये मुक्त हो गए। परंतु चंदेल शासक धंगदेव की जो है अधीनता स्वीकार की। शायद जो है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, तो ऐसा हुआ था कि धंगदेव की सेना की सहायता से क्या किया था? प्रतिहारों से जो है मुक्ति पाई थी। धंगदेव की अधीनता माननी पड़ेगी। और यह जो है सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। अब शक्तिशाली शासक, ठीक है, ये उपाधि इनकी क्या करना? ध्यान रखना। क्या करना? जो वज्रदामन है इसकी उपाधि का क्या करना है? आपको ध्यान रखना। क्या है उपाधि? कच्छप घात वंश तिलकम। कौन सी उपाधि है? कच्छप घात वंश तिलकम। और इसका अर्थ ही क्या होता है? कच्छप घात वंश का जो है सबसे श्रेष्ठ राजा, ठीक है। तो ये किसके लिए आया हुआ है? ये शब्द ध्यान रखना, वज्रदामन के लिए। 2 नंबर में प्रश्न जो है मैं दूंगा टेस्ट में आपको, ठीक है। वज्रदामन के लिए तो लिखने के लिए तैयार रहना। तो पहले बता देना कि कच्छप घात वंश जो है तिलकम, ये किसकी उपाधि है? ये वज्रदामन की उपाधि है, जिसका अर्थ क्या होता है? वंश का सबसे श्रेष्ठ राजा। और जो है
वज्रदामन को वास्तविक संस्थापक कहते हैं और इन्होंने क्या किया था, धंग की अधीनता स्वीकार की थी। चलिएगा आगे। इनके बाद जो मंगल राज है, जिनकी सूर्य से जो है तुलना की गई है और साम्राज्य राजस्थान तक फैलाया। चलिएगा आगे बात कर लेते हैं। अब जो है आपके पास में एक इम्पोर्टेंट शासक है, इसका नाम है कीर्ति राज। कीर्ति राज ने क्या किया था कि विद्याधर चंदेल का पहली बात जो है सामंत था ये, ठीक है। दूसरी बात जो है विद्याधर चंदेल ने क्या किया था, इसे ग्वालियर जो है प्रदान किया था शायद भर कि मतलब ग्वालियर जो है एक जैसे सामंत होते थे ना, मतलब इनका सहार होता था तो वहाँ पर जो है शासन करता था। तो ग्वालियर में क्या किया था कि महमूद गजनबी को जो है इनकी तरफ से क्या किया था, इसने जो है युद्ध किया हुआ था कीर्तिराज ने। तो इस बात को ध्यान रखना। कन्नौज के शासक जो कौन थे, राज्यपाल थे। गजनबी के आदेश पर इसकी क्या कर दी हुई थी, हत्या कर दी हुई थी। क्यों की हुई थी, क्योंकि इसने जो है क्या किया था, गजनबी के सामने जो है आत्मसमर्पण कर दिया था। विद्याधर के कहने पर क्या कर दिया, राज्यपाल की हत्या कर दी। किसने, कीर्तिराज ने। किसका शासक है ये, कछवाहा वंश का जो है शासक है। चलिएगा इसकी खास बातें पढ़ लेते हैं, बाकी समझ में आपको आ चुका होगा कि विद्याधर चंदेल का क्या था, विश्वास पात्र सामंत था। राजा भोज को पराजित कर स्वयं को जो है मालवा भूपति का जो है उपाधि धारण की थी। ये बात भी ध्यान रखना, जैसे 2 नंबर में आ जाए या फिर लिख सकते हैं ऐसे शब्द जो है हिस्ट्री में उपाधि अजीब शब्द लिखने से और उनका सही अर्थ लिखने से अच्छे नंबर मिलते हैं, क्योंकि वो टेक्निकल जो है कंटेंट हो जाता है। तो मालवा भूपति जो है किसने उपाधि धारण की थी, कीर्तिराज ने। क्यों धारण की थी, क्योंकि मालवा के शासक जो है राजा भोज को क्या किया था, पराजित किया था, ठीक है। मालवा विजेता की उपाधि धारण की। महमूद गजनबी को ग्वालियर के आक्रमण का जो क्या किया, डट करके सामना किया। विद्याधर के आदेश पर राज्यपाल जो कन्नौज का शासक था उसकी हत्या करवा दी। कीर्तिराज सिर्फ जो है एक योद्धा नहीं था, वह एक महान निर्माता भी था। कैसे पता चलेगा, इधर देखिएगा। तो उसने जो क्या किया था, ककन मठ मंदिर का निर्माण करवाया हुआ था। कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था, काकन मठ मंदिर का निर्माण। कोई भी फैक्ट नहीं बचेगा। काकन मठ मंदिर का निर्माण जो देखेंगे, इसका रहस्य भी देख लीजिए। इसका निर्माता कौन है, तो आप कहेंगे कीर्तिराज ने जो है अपनी पत्नी जो है काकन देवी के लिए क्या किया था, इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ पर है ये मंदिर, सिंघोनिया मुरैना में जो है। किस धर्म के लिए है, तो आप कहेंगे शैव धर्म के लिए जो है ये मंदिर है, शैव संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है इसे क्या कहा था, काकोर मठ कहा हुआ था। इस बात को भी क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। इस मंदिर की जो है शैली आपको ध्यान रखना है। ये शैली कौन सी है, ध्यान रखना। अद्भुत बैलेंसिंग सिस्टम पर जो है बना हुआ है, मतलब कि इसमें जो है किसी प्रकार का सीमेंट और गारा का प्रयोग नहीं किया गया है। ये पजल तकनीकी से जो है बना हुआ है, एक प्रकार से बैलेंसिंग सिस्टम पर बना हुआ है। पत्थरों को बिना किसी गारा या चूने के ऊपर मतलब इस पर जो है रख दिया गया है, फंसा फंसा करके इनको रखा गया है। जैसे जिग्सा मेथड होती है ना, वैसे जो रखा गया है। अब देखिएगा किंवदंती क्या चलती है, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं क्या मानते हैं, उनका मानना है, स्थानीय लोग मानते हैं कि इन्हें भूतों ने जो है बनाया हुआ है। वही क्या करते हैं, इसको जो है ताकत प्रदान करते हैं। सुनी होगी ना पुरानी मान्यता। अच्छा, कितने लोगों ने सुनी हुई, कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने तो भाई सुनी हुई है। मेरे यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है पुल बना हुआ है, उसके मतलब ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि यहाँ से क्या निकलती है, नहर निकलती है, नीचे से जो है एक नाला निकलता है, ऊपर से जो है रास्ता बना, काफ़ी ऊंचा पुल बना हुआ है, बहुत पुराना है। लोग कहते हैं कि इसमें भाई 50 लोगों को मार करके क्या किया गया है, इसे मतलब लगा दिया गया है। तो वो लोग क्या है, भूत बन करके उसको थामे हुए हैं। तो लैंग्वेज देखिएगा थोड़ी सी लोकल हो सकती है, लेकिन लोकल को जब तक अनौपचारिक लैंग्वेज का प्रयोग न किया जाए ना, तो समझने में मज़ा नहीं आता है, समझिएगा, ठीक है। तो वहाँ के लोग कहते हैं इसे जो भूत थामे हुए हैं, भूतों ने ही जो है बनाया हुआ है, ठीक है। तो हालांकि ये जो है क्या है, किंवदंती है, प्रमाण नहीं है, इतिहास नहीं से मानता है। इतिहास प्रमाणों पर चलता है। चलिएगा, ये हो जाएगा ककन मठ मंदिर। अगर 2 नंबर में आ जाता है, तैयार रहिएगा ककन मठ मंदिर को। 7 नंबर में आएगा तब भी बता पाओगे ना, तो इतने पॉइंट बता देना, हो जाएगा 7 नंबर में। बाकी जो है और कुछ बता देना। चलिएगा आगे बात कर लेते हैं। अब जो है मूल देव और देवपाल के बारे में देख लेते हैं। पूर्ण स्वतंत्र शासक हैं ये। आपने देखा लक्ष्मण को देखा, वो क्या था, प्रतिहारों का सामंत था। आपने वज्रदामन को देखा, किसका सामंत था, चंदेलों का सामंत था। आप किसको देखेंगे, आप कीर्तिराज को देखेंगे, वो भी जो है क्या था, चंदेलों का सामंत था। अब जो है किसी के संबंध नहीं है, पूर्ण स्वतंत्र शासक होते हैं मूल देव और देवपाल। पूर्ण स्वतंत्रता का उदय इसमें देखेंगे भाई साहब। मूल देव देखेंगे तो प्रथम जो है, ये फैक्ट जो है ध्यान रखना प्रीलिम्स के लिए। अच्छा, प्रथम जो है पूर्ण स्वतंत्र शासक था। क्यों स्वतंत्र हुआ था, कारण था कलचुरी शासक जो है लक्ष्मीकरण ने जो चंदेलों को हरा दिया था। चंदेल सत्ता कमजोर हो गई थी, मूल देव ने स्वतंत्रता घोषित कर दी थी, ठीक है। देवपाल की बात करें, वास्तुकला का महान संरक्षक कहा जाता है। शाक्त संप्रदाय को इसने बढ़ावा दिया और इसी संप्रदाय के लिए मुरैना के मेतावली में जो है 64 योगिनी मंदिर बनवाया हुआ था। इंपॉर्टेंट मंदिर है 64 योगिनी मंदिर, ठीक है। तो योगिनी से ध्यान रखना, 64 देवता थे, देवपाल हो जाएगा। ककन मठ मंदिर, कासे कीर्तिराज, कासे ककन मठ मंदिर, ध्यान रखिएगा।
सत्ता अब जो है सामंतवाद से निकल कर जो कहाँ आ चुकी है, एक स्वतंत्र शक्तिशाली साम्राज्य में जो है बदल चुकी है। चलिएगा ये देखिएगा 64 योगिनी मंदिर किसने बनवाया हुआ है, जल्दी से ध्यान कीजिए। 64 देवता, ठीक है, तो देवपाल ने जो क्या किया है 64 योगिनी मंदिर को जो है बनवाया हुआ है। तो किसने निर्माण करवाया है, आप कहेंगे देवपाल ने। कहाँ पर है, मुरैना के मेतावली में है। आकार कैसा है, वृत्ताकार है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 64 जो है कमरे हैं इसमें, हर योगिनी के लिए है, योगिनी की मुद्राएं हैं इसमें। तो वृत्ताकार मंदिर है ये। पुराना जो भारतीय संसद भवन है वो इसी पर जो है क्या है, इसी से देख करके बनाया गया है, इसी से प्रेरित है। केंद्र बिंदु, यह जो मंदिर है तंत्र मंत्र गणित और खगोल विज्ञान का जो है प्रमुख शिक्षा का केंद्र भी जो है यह मंदिर है। इसमें जो है मुख्य रूप से शिव शक्ति जो है पीठ है, यानी कि शाक्त धर्म का है। और इसमें 64 जो है ये कक्षाएं देख सकते हो, कक्ष हैं, ठीक है। तो ये कौन सा मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर, ध्यान रखिएगा। 64 योगिनी मंदिर जो है 2 मार्कर में अगर पूछ ले मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे, खजुराहो में है, छतरपुर में, जबलपुर में है, और यहाँ पर हो गया। और एक जो है आपको शहडोल में भी देखने को मिल जाता है। 64 योगिनी मंदिर कहाँ मिल जाएगा, शहडोल में भी देखने को मिल जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं, और अगला है राजधानी परिवर्तन और अंतिम चरण देखिएगा। पहले राजधानी क्या थी, कछवाहा की, तो आप क्या कहेंगे, सिंघोनिया थी। बाद में क्या हो गई, ग्वालियर का जो है दुर्ग क्या हो जाती है, इनकी राजधानी होती है। किसने ये किया था काम, शुरुआत किसने की थी, पद्मपाल ने जो है शुरुआत की हुई थी। और सूर्यपाल तो इतना इंपॉर्टेंट शासक नहीं, लेकिन पूरी तरीके से जो महिपाल ने क्या किया था, राजधानी इसको स्थापित की हुई थी। पद्मपाल ग्वालियर में जो है पद्मनाभ मंदिर का क्या किया था, निर्माण करवाया था, यानी कि निर्माण शुरू किया था, जिसे आज क्या कहते हैं, सहस्त्रबाहु मंदिर या सास बहु मंदिर कहते हैं, उसी के सब नाम है ये। उसका निर्माण क्या किया, शुरू किया। इसमें जो है भगवान विष्णु की बैकुंठ को समर्पित जो क्या है प्रतिमा है। और सूर्यपाल जो है कनिंघम के अनुसार इतिहास में दर्ज सूरजसेन नाम का शासक जिसने ग्वालियर किले का निर्माण करवाया था, संभवतः यही है, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ एक कथन है, ये प्रमाण नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको तर्क दिया हुआ है। इनका समय जो है 11वीं 12वीं शताब्दी है, और सूरजसेन का समय जो माना जाता है जिसने ग्वालियर किला बनाया था वो 5वीं 6वीं शताब्दी माना जाता है। तो थोड़ा सा तर्क भी ध्यान रखिएगा। अब जो है महिपाल इम्पोर्टेंट शासक है, जो सास बहु मंदिर से पद्मनाभ मंदिर भी कहते हैं, उसका निर्माण किसने पूरा करवाया था, तो 1093 में जो है महिपाल ने क्या किया था, इसका निर्माण जो है पूरा करवाया था, और पूरी तरीके से ग्वालियर को राजधानी बनाई हुई थी। अंतिम शासक कौन था, सुलक्षण पाल जो है इस वंश का अंतिम शासक था, जिनके समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, ग्वालियर पर अधिकार कर राजवंश का अंत कर दिया। तो ये देखिएगा सास बहु मंदिर, देखिएगा सास बहु मंदिर है ये। सास बहु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो आप कहेंगे कि जो पद्मपाल नाम का शासक था, ठीक है, उसने क्या किया था, निर्माण शुरू करवाया था। बाकी पूरा किसने करवाया था, महिपाल द्वारा जो इस मंदिर को पूरी तरीके से क्या किया गया था, बनवाया गया था, कछवाहा शासक महिपाल द्वारा। इसके नाम का रहस्य क्या है भाई, इसे क्यों कहते हैं सास बहु मंदिर, क्योंकि यहाँ पर जो है लक्ष्मी जी की मूर्ति है, ठीक है, भगवान विष्णु के साथ में लक्ष्मी जी की मूर्ति है, और उषा की भी मूर्ति है, ठीक है। तो लक्ष्मी जी को सास माना गया है, उषा को जो है बहू माना गया है, तो सास बहु मंदिर जो है लोग मान लेते हैं। तो विष्णु सहस्त्रबाहु मंदिर है ये, जिसमें जो है सास लक्ष्मी को कहा गया है, बहू जो है उषा को कहा गया है, उनकी मूर्तियां हैं इनकी सबकी, सो इसलिए इसे क्या कहते हैं, सहस्त्रबाहु मंदिर कहते हैं। वास्तव में ये भगवान विष्णु के जो सहस्त्रबाहु स्वरूप का मंदिर है। शैली जो है ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, निराधार शैली पर बना हुआ, 2 नंबर में आ जाएगी, या फिर 7 नंबर में अगर पूरा पूरा आ जाए तब भी आपको बताना पड़ेगा। तो ये 7 नंबर में क्वेश्चन भी दूंगा लिखने के लिए, ठीक है, यही वाला। तो ये नाम का रहस्य हो गया है आपका। शैली कौन सी है, निराधार शैली पर जो है ये मंदिर बना हुआ है। निराधार शैली का मंदिर मतलब क्या होता है कि मंदिर के अंदर जो है प्रदक्षिणा पथ यानी कि परिक्रमा करने के लिए जो है कोई पथ नहीं, प्रदक्षिणा पथ जो है नहीं है, वैसी शैली को क्या कहते हैं, निराधार शैली कहा जाता है। यहाँ पर देख लीजिएगा निराधार शैली का मतलब क्या है, निराधार शैली का जो अर्थ है कि मंदिर में जो है अंदर परिक्रमा करने के लिए प्रदक्षिणा पथ नहीं है, ठीक है। तो ये निराधार शैली पर बना हुआ है। अब मंदिर में जो है मुख्यतः 4 जो है आपको संरचना देखने को मिल जाएगी। सबसे पहला है अधिष्ठान या बेस प्लेटफार्म, जो चबूतरा है इसको क्या बोल देते हैं, अधिष्ठान बोल देते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका अर्धमंडप, जो मंदिर में छोटे छोटे हॉल बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं, छोटे हॉल बने हुए, छोटे कमरा बने हुए, उन्हें अर्धमंडप कहा गया है। और जो बड़े हॉल बने हुए हैं उन्हें क्या कहा गया है, बड़ा मंडप कहा गया है या महामंडप कहा गया है। जहाँ पर मुख्य भगवान बैठे हुए हैं, देवता बैठे हुए, उसे क्या कहते हैं, गर्भगृह कहते हैं। तो मुख्यतः मंदिर के अंदर संरचना में 4 हिस्से आपको देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से, गर्भगृह हो जाएगा, अधिष्ठान हो जाएगा, अर्धमंडप हो जाएगा और महामंडप हो जाएगा। तो 4 संरचनाएं देखने को मिल जाएंगी। ये कौन सा मंदिर है, सास बहु मंदिर है।
तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, मैं अभी बता दे रहा हूँ, ध्यान रखना। अच्छा प्रश्न है, अगर आपसे 10 नंबर में प्रश्न आ जाएगा ना तो थोड़ा सा दिक्कत वाला है, लेकिन एडजस्ट कर सकते हो भाषा बना करके कि कच्छप घात वंश की क्या कीजिएगा, वास्तुकला पर जो है लेख लिखिएगा, वास्तुकला पर जो है लेख लिखिएगा। तो आपको ध्यान रखिएगा, सास बहु मंदिर बताना पड़ेगा, काकनमठ मंदिर बताना पड़ेगा, आपको 64 योगिनी मंदिर बताना पड़ेगा। इन 3 मंदिरों के आधार पर ही आपको 2 पेज क्या करना है, भरना है। कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। क्योंकि शुरुआत में परिचय दे दिया और जो है शासकों के नाम थोड़ी सी भाषा बना करके लिखेंगे, जब जो है जगह नहीं बचेगी तो मंदिर के चित्र भी बता सकते हैं। तो ये 10 नंबर में प्रश्न हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, आया नहीं हुआ है अभी तक, आया क्यों, ऐसे प्रश्न में ही दिक्कत हो जाती है। अब आप प्री में क्या है, फैक्ट बस पढ़ते हैं कि 3 मंदिर बनवाए हुए थे, लेकिन यहाँ पर कितने डिटेल में पढ़े, आसानी से आप जो 2 पेज भर सकते हैं इसमें। तो ये कच्छप घात वंश की जो है वास्तुकला है, देख सकते हैं। 7 नंबर में अगर आ जाए तो इतने पर ही चिपका दीजिएगा, पूरे के पूरे आपको कम से कम 7 में से 5 नंबर जो है मिल जाएंगे अगर इतना लिख देते हैं। तो देखिएगा, कच्छप घात के मंदिर हैं। पहला मंदिर है काकनमठ मंदिर, दूसरा मंदिर है 64 योगिनी मंदिर, तीसरा जो है सास बहु मंदिर है। ये इनकी वास्तुकला के 3 मंदिर हैं। क्या विशेषता है, अगर मुझसे निर्माण किसने करवाया है, काकनमठ मंदिर का निर्माण कीर्तिराज ने, ध्यान रखना, का से काकनमठ मंदिर, का से कीर्तिराज। 64 योगिनी का मंदिर, ध्यान रखना 64 देवता, ठीक है, तो देवपाल ने बनवाया हुआ था। सास बहु मंदिर या सहस्त्र बाहु मंदिर पद्मपाल ने शुरू करवाया हुआ था, महिपाल ने जो इसको पूर्ण करवाया हुआ 1093 में इसको पूर्ण करवाया हुआ था। कहाँ पर है, काकनमठ मंदिर जो है सिंघौनिया मुरैना में हो जाएगा, 64 योगिनी मंदिर भी मुरैना में, और सास बहु मंदिर जो है आपको ग्वालियर में हो जाएगा। कौन से धर्म से संबंधित है, काकनमठ मंदिर जो है शैव धर्म का हो जाएगा, 64 योगिनी शाक्त धर्म का हो जाएगा, और सास बहु मंदिर जो है वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हो जाएगा। मुख्य विशेषता क्या है, काकनमठ मंदिर जो है बिना गारे का जो है बैलेंसिंग सिस्टम पर बना हुआ है। 64 योगिनी मंदिर है यह तंत्र मंत्र व गणित का वृत्ताकार केंद्र है, और जो सास बहु मंदिर है निराधार शैली पर बना हुआ है बिना प्रदक्षिणा पथ के। अन्य तथ्य देखिएगा, काकन देवी के लिए जो है, काकन देवी के लिए निर्मित करवाया गया था, और काकन देवी कौन थी, तो आप क्या कहेंगे, जस्ट मिनट रुकिएगा भाई, काकन देवी कौन थी, तो आप क्या बताएंगे, काकन देवी जो है महारानी थी, किसकी महारानी थी, कीर्तिराज की क्या थी, पत्नी थी, और उनके लिए मंदिर बनवाया हुआ है। तो 64 योगिनी मंदिर है, उसकी खास बात क्या है कि संसद भवन का जो है प्रेरणा स्रोत रहा है। और जो सास बहु मंदिर है इसमें अधिष्ठान, अर्धमंडप, महामंडप और जो है इसमें क्या है, गर्भगृह, 4 संरचनाएं देखने को मिल जाएंगी। तो इस प्रकार से आपने क्या देखी, यह टेबल सीरीज जो कच्छप घात वास्तुकला 10 मार्कर के मुख्य भाग के रूप में उपयोग की जा सकती है। तो ये क्या हो जाता है फ्रेंड्स, आपके जो है ये कंप्लीट हो जाता है। अब देखिएगा, एक प्रश्न जो 10 नंबर में हो सकता है, तो आपको कैसे लिखना है। अगर आपसे ये प्रश्न आ जाता है कि कच्छप घात राजवंश पर जो है क्या लिखिएगा, एक विस्तृत लेख लिखिएगा। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, परिचय लिखेंगे। परिचय में क्या बताएंगे, 3 से 4 लाइनें परिचय बताना है। कच्छप घात का जो है अर्थ क्या होता है, तो आप बताइएगा, टोरटोइस किलर यानी कच्छपों का जो है मतलब मारने वाले, ये बताइए, उनका अर्थ बता दीजिएगा। समय बता दीजिएगा परिचय में, और जो है बता दीजिएगा कि प्रारंभ में ये किसके सामंत थे, बाद में किसके सामंत रहे। ये जो है परिचय में बता सकते। कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा परिचय लिखने का, मतलब जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो, लेकिन जो भी है इसी के अंदर रहे ना, जो अपन ने बताया हुआ, तो ये इसका भी बता सकते हो। मुख्य बॉडी में क्या लिखोगे, इसमें बताओगे कि कहाँ कहाँ क्षेत्र में जो है कौन कौन सी 3 शाखाएँ थी, और उनके शासक कौन से थे, और उनके जैसे मुख्य शासक। पहले एक लाइन से आप शासक बता देना, ऐसे पूरे शासक लिख देना एक बगल से, ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे। फिर जो है बाद में हेडिंग डाल करके मुख्य 3-4 शासकों को जो क्या कर देना, यहाँ पे वर्णन कर देना, जैसे कि संस्थापक का, वज्रदामन का, कीर्तिराज का, महिपाल का, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। फिर इसके बाद क्या बता सकते हो, इसमें इनकी आर्किटेक्चर जरूर बताना। अगर कच्छप घात वंश का उल्लेख कर रहे हो, उनकी आर्किटेक्चर नहीं बता रहे हो, एग्जामिनर आपको 50% क्या 30% नंबर देगा, ठीक है। जो जिसके लिए जाना जाता है वो जरूर बताना होता है। तो काकनमठ मंदिर, 64 योगिनी और सास बहु मंदिर, ये बताइए। फिर बाद में आप क्या करेंगे, निष्कर्ष बता देंगे। ग्वालियर क्षेत्र की विरासत में जो है योगदान दिया है, ये इनका क्या हो जाएगा, निष्कर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आंसर राइटिंग के लिए टिप्स है। अब देखिएगा आपको कौन कौन से प्रश्न लिखने हैं, यही तरीका रहेगा आज से, ठीक है। डेली क्या रहेगा, यही तरीका रहेगा कि आपको क्या देंगे, हम क्लास देंगे, और क्लास के अंत में जो है मेंस के प्रश्न बताएंगे। अब जानकारी के लिए बता दूं और थोड़ी सी बातें, कि अगर आप क्या करना चाहते हैं, उत्तर लेखन में जो है अपना उत्तर लेखन सीखना चाहते हैं, यानी कि आंसर राइटिंग सीखना चाहते हैं, तो मात्र 299 रुपये के शुल्क पर जो क्या है,
ये हमारी क्या चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। क्लास आपको यूट्यूब पर फ्री मिलती रहेगी। इसकी जो है अब देखिए आपको क्लास करवाई गई, अब इसमें से जो आपको क्या दिए जाएंगे, क्वेश्चन लिखने के लिए दिए जाएंगे। अब वो क्वेश्चन जो है आपको लिखने के उन्हें मिलेंगे, जो कोई क्या होगा इसमें 299 रुपये में जो है पैड होगा। ठीक है, बहुत बड़ी फीस नहीं है मेरे भाई। आंसर राइटिंग क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं इतने अच्छे से, यकीन मानिएगा। जो टेस्ट सीरीज ली जाती है, सिर्फ आपको जो क्वेश्चन दिए जाते हैं कि लिख दो, चाहे जैसा भी लिख दो, कोई मतलब ना है, सिखाता नहीं है कोई उसमें। लेकिन बहुत बारीकी से जो क्या करेंगे, आपको जो है आंसर राइटिंग सिखाएंगे। अगर इसमें जुड़ना चाहते हैं, और ये बता दूं अभी के लिए नहीं है, भविष्य में अगर MPPSC देना चाहते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हम सीख रहे हैं, इसमें जो है ऐसा नहीं है कि ये आप 2025 की मेंस के लिए कह रहे हो वो सिखा देंगे, ऐसा संभव नहीं है। मैं क्या, कोई भी नहीं सिखा सकता, क्योंकि भाई धीरे धीरे काम है, 6-7 महीने लग जाते हैं। आप जब डेली लिखते हैं तभी बन पाएगा। तो इसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन लिखना है, एक क्वेश्चन ये हो जाएगा, सास बहू मंदिर की वास्तुकला पर निराधार शैली पर जो है क्या कीजिए, चर्चा कीजिएगा। इसके लिए जो है आपको क्या है, 7 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। और ये 10 नंबर में जो है आपको लिखना है कच्छप घात राजवंश का। अब जो है आपको 3 नंबर में कौन कौन से लिखने हैं, एक वज्र दामन लिखना है। ठीक है, एक शासक यहाँ हो जाएगा, वज्र दामन हो जाएगा। और दूसरी बात करेंगे तो दूसरा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, 64 योगिनी मंदिर हो जाएगा। भैया क्वेश्चन शायद आपको टेस्ट में भेजे थे ना, भेजे थे, भेज दिए थे। कच्छप घातवंश तिलकम जो है एक दिया हुआ था, एक जो है 64 योगिनी मंदिर दिया हुआ था, और एक और आपको जो है दिया हुआ था। 3 जो है 2 नंबर के क्वेश्चन थे, वो आपको ग्रुप में जो है क्वेश्चन भेज दिए गए हैं। और बाकी कल से जो है और अच्छे से जो मैं यहाँ पर लिख दिया करूँगा। तो चलिएगा, पढ़ते रहिएगा, सीखते रहिएगा, और ये जो है आपको दे दिया जाएगा। देखिएगा, अगर आंसर राइटिंग में जुड़ना है तो आपको थोड़ी सी और प्रक्रिया नहीं बताई है। नंबर में क्या करना है, प्रक्रिया ये होती है कि आपको जो है इस नंबर पर जो क्या करना है, मैसेज करना है। ठीक है, व्हाट्सएप पर क्या करना है, आपको व्हाट्सएप पर क्या करना है, ओनली और ओनली मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। मैसेज करने में आपको सिर्फ ये बताना है कि MPPSC मेंस आंसर राइटिंग इतना लिख करके भेजना है, और उसके बाद जो है आपको क्या किया जाएगा, ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। यदि आप इच्छुक हैं तभी की मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिएगा, थैंक यू वेरी मच। ये PDF आपको कहाँ मिलेगा, ये वाला PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगा। इसका लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।